नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे थे कन्फ्यूजेबल वर्ड, ठीक है। तो कुछ एक तो कन्फ्यूजेबल वर्ड पढ़ लिए हमने जो हाई कोर्ट एलडीसी के लिए इंपॉर्टेंट थे, यानी उसके टॉपिक में ये मेंशन किया हुआ है कि ये कन्फ्यूजेबल वर्ड का टॉपिक आने वाला है। तो कुछ एक तो पढ़ लिए और कुछ एक और बचे हैं जो एकदम इम्पोर्टेंट है, वो लेके और मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। कन्फ्यूजेबल वर्ड मैंने बताया था कि ऐसे वर्ड जो बोलने में एक समान लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेसन है, ठीक है, ये दोनों लेसन लेसन लग रहे हैं बोलने में, लेकिन इनका दोनों का अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। वो होते हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड। तो ज़्यादा देर नहीं करते मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको वर्ड्स पे। तो अपना पहला 24 है, यानी 23 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं 24 से, ठीक है। 24 पहला अपना वर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट, ठीक है। और नीचे वाला भी डेजर्ट है, ऊपर वाला भी डेजर्ट है। फर्क कितना है, बस इतना है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे डबल एस है। यहाँ पे एक एस है, यहाँ पे डबल एस है। ऊपर वाले एक एस वाले डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान या मरुस्थल। जो पश्चिमी अपना राजस्थान है वो पूरा पूरा रेगिस्तान है, मरुस्थल ही है वो, तो उसको हम डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है, डेजर्ट। और नीचे वाला जो डेजर्ट होता है डबल एस वाला, उसका मतलब होता है मेवा या मिष्ठान। अब कौन सा मेवा या कौन सा मिष्ठान, तो मान लीजिए खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद क्या होता है कि कुछ मिठाई या मेवा दिया जाता है खाना खाने के बाद, आफ्टर मील, आफ्टर हैविंग मील, यानी खाना लेने के बाद, खाना खाने के बाद कुछ एक मिठाई या काजू या किशमिश या बादाम दिए जाते हैं, और साथ ही मिश्री भी हो सकती है क्योंकि मीठा है। तो मेवा या मिष्ठान उसको बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। जो खाना खाने के बाद कुछ मिठाइयाँ दी जाती है खाने के लिए, यानी इसका मुंह मीठा हो जाए, तो उसके लिए होता है डेजर्ट, ये वाला डेजर्ट, मेवा या मिष्ठान। इसके बाद है डोज। 25 डोज और डोज, दोनों डोज है, लेकिन यहाँ पे एस है और यहाँ पे क्या है, जेड है। तो ऊपर वाले डोज का मतलब क्या होता है, खुराक, यानी दवाई की लेते हैं ना, खुराक की दवाई या खाने की, हमने इतनी खुराक ली है, इतनी खुराक है, और खाएंगे, तो वो ऊपर वाला डोज होता है DOSE, DOZE। इसका मतलब होता है ऊँगना या झपकी लेना। कई बार क्या होता है कि थक जाते हैं, थकने के बाद हम ऊँगते हैं, यानी अंगड़ाई तोड़ते हैं या झपकी ले लेते हैं, यानी नींद आ जाती है थोड़ी सी समय के लिए, तो उसको बोलते हैं डोज, DOZE, ऊँगना या झपकी लेना। इसके बाद है 26 डिस्पर्स। डिस्पल, डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना या बिखेरना, तितर बितर करना या बिखेरना, डिस्पर्स। पिछले एलडीस में आया भी था, ये एक खालिस्तान में भरना आया था कि इसमें क्या भरा जाएगा, तो उसमें था डिस्पर्स भरा गया था। तो उसका इसका मतलब क्या था, तितर बितर करना या बिखेरना। इसके बाद है डिस्पल। डिस्पल 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 का मतलब होता है भगाना या दूर करना, भगाना या दूर करना, डिस्पल। इसके बाद है 27 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इलिजिबल। और नीचे वाला भी इलिजिबल है, ऊपर वाला भी इलिजिबल और नीचे वाला भी इलिजिबल। ऊपर वाला ई से शुरू हो रहा है, नीचे वाला आई से शुरू हो रहा है, ठीक है। लास्ट में ये जिबल वर्ड है यहाँ तक, ठीक है, ये सेम है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा जॉल है इसके अंदर। यहाँ पे ई से शुरू है, यहाँ पे आई से शुरू है। जो ऊपर वाला एलिजिबल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हमने उसको किसी काम के लिए बुलाया है, तो हम सोचेंगे भी उसका इंटरव्यू ले लेंगे। मान लीजिए इंटरव्यू लेने के बाद सोचेंगे सोचेंगे कि ये इस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो यानी उस काम के योग्य है या नहीं है, योग्य या समर्थ होना, या चुना जाने योग्य या समर्थ, योग्य या समर्थ को बोलते हैं एलिजिबल, ई वाला एलिजिबल, ठीक है। जबकि ILLE, ये जिसके पहले आता है एलिजिबल, ठीक है, इसको इलेजिबल बोल सकते हो, इसको एलिजिबल बोल सकते हो, इसमें लिया जाता है, इसमें लिया जाता है, इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट या जिसे पढ़ा न जा सके, यानी अस्पष्ट। मान लीजिए मैंने ये बोर्ड भर दिया पूरा लिख के, आपको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, इलेजिबल बोल सकते हो। यानी वन विच कांट रीड, जिसको पढ़ा ही नहीं जा सके, तो उसको बोलते हैं अस्पष्ट या जिसे पढ़ा नहीं जा सके। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेजिबल, काफी टाइम ये वन वर्ड के अंदर आया हुआ है, ध्यान में रखना, क्योंकि ये कंफ्यूज डाल देते हैं कि इलेजिबल इलेजिबल का मतलब क्या होता है। तो इलेजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट या जिसे पढ़ा नहीं जा सके। इसके बाद है एक्सपेंड और एक्सपेंड। बस इसमें फर्क कितना है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है। ये नीचे वाला जो एक्सपेंड है, ये हम लोग कहते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, यानी वे ज़्यादा हो गया। तो एक्सपेंड ई, जिसमें ई है यानी एक्सपेंडिचर वाला है ये, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, वे होना या परिव्यय। तो इसका मतलब क्या होता है, खर्च करना, यानी वे या
खर्च करना, एक्सपेंड का मतलब नीचे वाले का, ऊपर वाले का मतलब होता है फैलाना, किसी मैटर को एक्सपेंड करना, यानी उस मैटर को बहुत सारा फैला दिया है, ठीक है, तो होता है एक्सपेंड करना। इसके बाद है इलिसिट। इलिसिट, ये जो ई वाला इलिसिट है, इसका मतलब होता है प्रकाशित करना, यानी मान लीजिए मैंने कोई बुक निकाली है या प्रकाशित किया, तो वो ऊपर वाला इलिसिट है, ठीक है, या उसको निकालना भी बोल सकते हैं कि मैंने कोई बुक निकाल ली है, तो उसको इलिसिट बोला जा सकता है। इसके बाद है इलिसिट। इलिसिट, ठीक है, ये जो इलीगल होता है ना, इलीगल, वैसा ही वर्ड इलिसिट, इसका मतलब भी क्या होता है, अवैध होता है, लेकिन स्पेलिंग में अंतर है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, बस इतना ध्यान रखना। इसके बाद है वैकेंट और एम्प्टी। एम्प्टी और वैकेंट दोनों का मतलब तो सेम है, खाली या रिक्त, खाली या रिक्त, लेकिन दोनों को यूज किसके लिए किया जाता है। जो एम्प्टी है, एम्प्टी कंप्यूटर में नहीं आता क्या कि योर रिसाइकल बिन इज एम्प्टी, ठीक है, यानी आपका रिसाइकल बिन क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसका ऊपर वाले एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, या तो कोई पॉकेट या फिर कोई डिब्बा खाली होने को क्या बोलते हैं, एम्प्टी बोलते हैं। जबकि कोई पोस्ट वेकेंट हो जाए, मान लीजिए कोई पद खाली हो गया, तो उस पद के खाली होने को क्या बोलते हैं कि ये पोस्ट वैकेंट हो गई है, खाली हो गया, रिक्त हो गई है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 31, डबल स्टार लगाता हूँ मैं, एपिग्राम, ऊपर वाला एपिग्राम, इसके बाद एपिग्राफ, इसके बाद एपिटेफ, एपिथेट, THET है ये, THET, एपिथेट, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों बच्चों। ये जो एपिग्राम होता है, एपिग्राम को बोलते हैं चुटकुला या सूक्ति, चुटकुला या सूक्ति। ये जो एपिग्राफ है, एपिग्राफ का मतलब होता है शिलालेख या आदर्श वाक्य। राजस्थान का जो इतिहास है वो लगभग शिलाओं पे लिखा हुआ है, तो शिलालेख या आदर्श वाक्य, मान लीजिए कोई शिला पे आदर्श वाक्य लिखा हुआ है या फिर ऐसे कोई आदर्श वाक्य या कोई शिलालेख है, तो उसको बोलते हैं एपिग्राफ। लेकिन ये वाला जो है ना एपिटेफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिटेफ, एपिटेफ का मतलब होता है स्मारक, समाधि, या कोई मान लीजिए कब्र। जैसे मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं, मुस्लिम भाई लोग अपने पूर्वजों की कब्र बनाते हैं, तो उस कब्र के ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा या शिला रखते हैं सीधी खड़ी, उस शिला पे अपने उनका जो भी पूर्वज है उनका नाम उकेरते हैं, ठीक है। तो उस नाम उकेरे हुए शिला को या फिर कोई भी स्मारक या समाधि के ऊपर कोई भी शिला लगी हुई उस पर नाम उकेरा जाता है, तो उसको बोलते हैं एपिटेफ, यानी वो स्मारक का लेख होता है, यानी उस पर लिखा होता है कि ये किसकी कब्र है, तो वो क्या होता है, एपिटेफ होता है। और नीचे वाला एपिथेट, एपिथेट ये भी इंपॉर्टेंट है। एपिथेट इसका मतलब होता है विशेषण या उपाधि। विशेषण का मतलब किसी की विशेषता बताना, ठीक है, और उपाधि आपको पता है, जैसे जयपुर के राजा थे जय सिंह, एक तो जय सिंह मिर्जा राजा जय सिंह थे, एक थे सवाई जय सिंह, तो ये जो सवाई या जो मिर्जा थे ये क्या थी, उपाधि थी, ठीक है। और विशेषण, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, यानी उनको भारत रत्न मिला हुआ है, तो उनके बारे में बोला जाता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो वो उसकी विशेषता क्या है, भारत रत्न की विशेषता, यानी वो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनको भारत रत्न भी बोला जा सकता है, वो उनकी विशेषता मान लीजिए या उपाधि मान लीजिए, तो वो क्या होता है, एपिथेट बोला जाता है उसको, एपिथेट, देखने में एक जैसे ही चारों वर्ड। इसके बाद है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे ई है, यहाँ पे वो है, बस इतना ही अंतर है। एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करना, सभी को पता है एक्सरसाइज करते हैं ना, कसरत करना या व्यायाम करना। और ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, इसका मतलब होता है झाड़ फूंक कर प्रेत निकालना। जैसे कई बाबा लोग नहीं होते क्या, वो बोलते हैं कि हम भूत निकालते हैं, वो मोर पंख लेके झाड़ फूंक करते हैं, प्रेत निकालते हैं, वो होता है एक्सरसाइज। इसके बाद है ये एक्सटेम्पर और ये इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू। एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है, बिना पूर्व तैयारी के। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ाने लग गया, मैंने कोई तैयारी की नहीं, क्योंकि पता है सभी को कि पढ़ाने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, यहाँ कोई भी स्टेज पे जाते हैं तो पहले तैयारी करके जाना पड़ता है। तो अगर मैं बिना तैयारी की, बिना पूर्व तैयारी की ही मैं यहाँ पे खड़ा जाऊँ, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर, ठीक है। और इम्प्रॉम्प्टू उसको बोला जाता है कि बिना पहले से सोची रचना या निबंध, यानी मैंने पहले से कोई सोची नहीं कि मुझे कोई रचना या निबंध लिखना पड़ेगा, मैं बिना सोचे ही लिख देता हूँ कोई रचना या निबंध, मेरी पहले की तैयारी नहीं है, तो उसको बोला जाता है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। इसके बाद फार्दर और फार्दर, फार्दर ये भी फार्दर है, ये भी फर्दर है, अंतर इतना है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे यू है।
इस फर्दर का यूज किया जाता है स्थान के लिए, ठीक है, स्थान के लिए, दूर स्थान के लिए फर्दर, ठीक है, फर्दर। जबकि इसका यूज किया जाता है यू वाले का फर्दर का आगे या उच्च के लिए। यानी मान लीजिए कोई जांच करवानी है, इन्वेस्टिगेशन करवाना है, मान लीजिए या तो कोई पुलिस विभाग में होगा इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, या फिर कोई मेडिकल अथॉरिटी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे उच्च जांच करवाते हैं, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी उच्च जांच के लिए फर्दर का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है फोन। ये मैं एक बार कोशिश कर चुका था पहले वीडियो बनाने की, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो ये लिखा हुआ रह गया, इसके लिए खेद है मुझे। हाँ, ये है फोन, FAWN। इस फोन का मतलब होता है हिरण का बच्चा, ठीक है, FAWN फोन का मतलब होता है हिरण का बच्चा। अब हिरण का बच्चा क्या है? जानवर है, ये बात ध्यान में रखना, बस ये बात इंपॉर्टेंट है। हिरण का बच्चा क्या है? जानवर होता है फोन। इस फोन जैसे एक वर्ड और है फोना, ये काफी टाइम वन वर्ड के अंदर आया है, FAUNA फोना, ठीक है। अब फोन का मतलब हिरण का बच्चा, फोना का मतलब क्या होता है? किसी प्रदेश के पशु वर्ग, किसी प्रदेश के या किसी स्थान विशेष के पशु वर्ग, ठीक है। जैसे मान लीजिए पश्चिमी राजस्थान है, तो वहाँ के जो पशु वर्ग, वहाँ की जो गायें हैं, वहाँ के जो ऊँट है, तो वो उस स्थान विशेष के ही है, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है? फोना बोला जाता है। ऐसे याद नहीं रहे तो ये याद रखना फोन वाला, ठीक है। फोन का क्या मतलब होता है? हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा क्या होता है? जानवर होता है। और जो जानवर किसी स्थान विशेष के जानवर हो तो उनको फोना बोला जाता है, उनको फोना बोला जाता है। ऐसा ही एक वर्ड और है फ्लोरा, फ्लोरा। अब फ्लोरा, फ्लावर जैसे, हाँ, जैसे ही लगता है ये फ्लावर। फ्लावर का क्या मतलब होता है? पुष्प, ठीक है। आजकल ये डायलॉग भी बहुत प्रचलित है कि फ्लावर समझा क्या, फ्लावर नहीं फायर हूँ। तो ये वैसा ही है फ्लोर, फ्लोरा, ठीक है। वैसे ही फ्लावर से बना। फ्लावर का क्या मतलब? पुष्प। और पुष्प किसके लगता है? पेड़ पौधों के, पौधों के लगता है पुष्प। तो फ्लोरा का क्या मतलब हो गया? पेड़ पौधों से संबंधित है, किसी स्थान विशेष के पेड़ पौधे। जैसे मान लीजिए माउंट आबू है, तो माउंट आबू पे क्या होता है कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं वो उसी स्थान विशेष के हैं, वो पश्चिमी राजस्थान में नहीं उग सकते हैं। तो वो क्या होता है? फ्लोरा है, वहाँ का जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक वातावरण है पेड़ पौधों का, या उसी स्थान विशेष का जो वातावरण है, या पेड़ पौधे उसी स्थान विशेष को, उसको क्या बोला जाता है? फ्लोरा बोला जाता है, उसको फ्लोरा बोला जाता है। इसके बाद है गौल, गोल, ठीक है, एक जैसा ही है। ये देखिए यहाँ पे OLOAL गोल हो गया, यहाँ पे AO, यानी इन दो वर्ड का जोल है खाली, AO, यहाँ पे OA, यानी उल्टा हो गया है। अगर गाउल आए, GAOI, गाउल हो गया, ये इसका मतलब होता है जेल। और GOAL आए, ये गोल है, सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य या लक्ष्य, उद्देश्य या लक्ष्य। यानी मेरा फ्यूचर गोल ये है, तो मेरा फ्यूचर गोल यानी मेरा उद्देश्य ये, मेरा लक्ष्य ये है। इसके बाद है ग्रेट, ग्रेट, GRAT, और नीचे वाला GREAT, ग्रेट। ये तो सभी ने पढ़ा है GREAT, लेकिन ये काफी लोगों ने नहीं पढ़ा है GRATE। इस ग्रेट का मतलब होता है अग्निकुंड या स्थल, यानी अग्नि का स्थल, ठीक है। ग्रेट ऊपर वाले का, जिसमें ए है और जिसमें EA है, वो सभी को पता है, उसका मतलब होता है महान या बड़ा। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। और इसके बाद है इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में काफ़ी टाइम आया हुआ है ये, गारमेंट और गारमेंट दोनों, ठीक है। गारमेंट का मतलब होता है अच्छा भोजन करने का शौकीन। मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अगर उनको स्वादिष्ट भोजन नहीं मिले तो वो करते नहीं है, भोजन नहीं करते हैं, यानी पेटू होते हैं, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो उसको बोला जाता है गारमेंट, उसको गारमेंट बोला जाता है। इसके बाद है गारमेट, गारमेट, ठीक है। गारमेट का मतलब होता है भोजन या शराब का पार्क। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा भोजन है या अच्छी शराब पी के बता देते हैं, तो वो पारखी होते हैं उस चीज़ के, तो उसको क्या बोला जाता है? गारमेंट या गारमेट बोला जाता है। तो वो उस चीज़ के पारखी होते हैं। गारमेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा भोजन करने का शौकीन। और नीचे वाले का मतलब क्या होता है? गारमेट का, ये गारमेट है, ये गारमेंट है, इसका मतलब होता है पारखी, भोजन या शराब या कोई अच्छी चीज़ खा के बता देगी भाई ये इस चीज़ का स्वाद ऐसा है, तो वो होता है गारमेट। इसके बाद है हैंग, वेरी इंपॉर्टेंट है हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना, इस हैंग का मतलब होता है लटकाना, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि किसी हम चीज़ को भी लटकाते हैं, तो उसके लिए भी इस हैंग का यूज होता है। या फिर किसी बंदे को, मान लीजिए किसी अपराधी को फांसी पे लटकाया जाता है, तो वो भी हैंग से निकलता है, इसी हैंग वर्ड से निकलता है। किसी बंदे को अगर फांसी पे लटकाया जाए तो उस हैंग की दूसरी फॉर्म बनती है हैंग्ड, इसकी तीसरी भी हैंग्ड ही होती है, ठीक है।
हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, इसका मतलब होता है फांसी दिया गया व्यक्ति। ठीक है, अगर इसी हैंग की ये वाली फॉर्म निकल जाए, हैंग, हंग, हंग, हंग तीसरी फॉर्म होती है, हंग सेकंड फॉर्म होती है, हैंग, हंग, हंग, तो इसका मतलब होता है किसी वस्तु को लटकाया गया है। ठीक है, बस ये बात ध्यान में रखना, किसी व्यक्ति को लटकाने के लिए सेकंड फॉर्म भरनी हो तो हैंग्ड बनना है, किसी वस्तु को लटकाने के लिए सेकंड फॉर्म भरनी हो तो हंग बनना है। बस ये बात ध्यान में रखना। काफी टाइम ये पूछा जाता है, खालिस्तान छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर पूछा जाता है, तो कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दिए जाते हैं हैंग और हंग दोनों। तो बंदे को लटकाया जाए तो हैंग्ड, वस्तु को लटकाया जाए तो हंग। इसके बाद है आइडल, तीनों वर्ड है जैसे आइडल, आइडियल, आइडल। ये देखिए यहाँ पे आई डी तो सेम है, आई डी, आई डी, आई डी तीनों सेम है। यहाँ पे एल ई, यहाँ पे ई एल, यहाँ पे ओ एल है, अर्थ भी अलग अलग है तीनों के। इस ऊपर वाले आइडल एल ई वाले का मतलब होता है सुस्त, ये है आइडियल। बोलते ना कि मेरा अमिताभ बच्चन आइडियल है, मैं उसके जैसा ही बनना चाहता हूँ, यानी आदर्श। इस आइडियल का मतलब होता है आदर्श, और ये जो आइडल है इसका मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति या कोई पुतला, आइडल। ठीक है, इसके बाद है 41, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जैसे लगते हैं देखने में। कई को तो लेटर की स्पेलिंग लिखने नहीं आती कि लेटर कौन सा लिखूँ मैं, तो पत्र वाली लेटर की स्पेलिंग जो होती है उसमें ई आता है, दोनों टाइम ही ई आता है, ध्यान में रखना। ठीक है, और एक होता है कि लेटर एल ए, जिसमें शुरुआत में एल के बाद ए आता है, यहाँ पे ई आता है, तो ई वाला तो मतलब होता है पत्र। ठीक है, और ए वाले का मतलब होता है पिछला या दूसरा, यानी बाद वाला। ठीक है, लेटर यानी बाद वाला, तो नीचे वाले लेटर का बाद वाला है या पिछला या दूसरा बोल सकते हो आप, तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखना। जो पत्र होता है उसके उसके दोनों टाइम ही ई आता है, यहाँ पे ए और ई आता है, ये ध्यान में रखना। यानी पत्र वाले में दोनों टाइम ई, जबकि पिछला या दूसरे में जो मीनिंग होता है उसमें आता है एल ए। इसके बाद लेसन, और नीचे वाला भी लेसन है, ये भी लेसन है। ये लेसन हुआ है पाठ या अध्याय, बोलते ना कि कितने लेसन करवा दिया आपको, तो ये वो वाला लेसन है। इसके बाद लेसन, कम करना। ठीक है, बोलते ना कई बार हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो बोलते ना कि आप इस पे कितना लेस दोगे, कितना कम करोगे, तो ये वो वाला लेसन है, लेसन यानी लेस करने वाला लेसन है। तो लेसन का मतलब क्या होता है, कम करना। इसके बाद 43 इंपॉर्टेंट है, एक होता है प्रे, दूसरा भी प्रे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, स्पेलिंग गलत नहीं है, दोनों ही सेम है, दोनों ही अच्छी स्पेलिंग है। इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, और इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना, ई वाई का मतलब होता है शिकार करना। 44, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर्सनल और पर्सोनल। ऊपर वाला पर्सनल है, नीचे वाला पर्सोनल है, दोनों एक जैसे लगते हैं देखने पे, लेकिन ऊपर वाले पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत और नीचे वाले पर्सोनल का मतलब कर्मचारी वर्ग। ठीक है, कार्मिक वर्ग या कर्मचारी वर्ग होता है पर्सोनल का मतलब। और ये 2 या 3 बार आ भी चुका है पीछे के एग्जाम के अंदर, पर्सोनल। इसके बाद 45 वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाता हूँ इसके में। देखिए क्वाइट, बोलते ना क्लास के अंदर जब पढ़ाते हैं तो बोलते ना कीप क्वाइट, कीप क्वाइट यानी चुप रहो, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, आई ई टी, क्यू यू आई ई टी। ठीक है, ऐसा ही दूसरा वर्ड है क्वाइट, इसमें आई यहाँ पे ई नहीं है, टी ई बाद में है ई। ठीक है, इस वाले क्वाइट में क्यू यू आई ई टी है, आई ई यहाँ पे खाली आई है। तो नीचे वाले क्वाइट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल या पूर्णतः या काफी हद तक, काफी हद तक ये ज्यादा बेटर है, काफी हद तक। इस क्वाइट का मतलब क्या होता है, काफी हद तक। ठीक है, और ऊपर वाले क्वाइट का मतलब चुप या शांत, बस मीनिंग में डिफरेंस देख लेना। ऊपर वाले में आई ई है, जबकि यहाँ पे खाली आई है। और एक ऐसा और है, ये है क्विट, इसको क्या बोलते हैं, क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। जैसे एक आंदोलन चला था 1942 के अंदर, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, क्विट करना, किसी चीज को क्विट कर दिया। इसमें खाली आई आता है, इसमें टी ई नहीं आता लास्ट के अंदर। क्विट होता है छोड़ना या त्यागना। इसके बाद रेज, रेज का, और ये है राइज। रेज का मतलब होता है उठाना, यानी किसी मुद्दे या मामले को उठाना, वो होता है रेज। और नीचे वाला राइज, जब सूर्य उगता है या किसी को कोई उठता है तो उसको क्या बोला जाता है, उठना या
उगने को क्या बोला जाता है, राइज, यानी सनराइज हो गया है, यानी सूर्य उग गया है, तो वो उगना होता है राइज का मतलब, और रेज का मतलब उठाना, यानी किसी मुद्दे या मामले को उठाना। इसके बाद है स्टेशनरी, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेशनरी, नीचे वाला भी स्टेशनरी। अब कई बार क्या होता है कि लिखने को अगर सीधा दे दिया जाए तो पक्का कन्फ्यूजन होगा, मीनिंग नहीं लिख पाएंगे सही से कि कौन सी स्टेशनरी की सही मीनिंग है और कौन सी नहीं है। अगर हमें पूछ भी लिया जाए कि लेखन सामग्री वाली स्टेशनरी का सही मीनिंग बताओ, तो कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे अगर चार ऑप्शन में ये मीनिंग दे दी तो इसके लिए जिसमें ई है वो तो है लेखन सामग्री वाली, और जिसमें ए है उसका मतलब होता है स्थिर या अचल, या इसको बोल सकते हैं नॉट मूवेबल, यानी जो चल नहीं सकता, यानी जो स्थिर है, नॉट मूवेबल जो हिल डुल नहीं सकता, तो उसको स्टेशनरी, नीचे वाला स्टेशनरी जिसमें ए है, और जिसमें ई है उसका मतलब लेखन सामग्री। इसके बाद है स्टोरी और स्टोरी, यहाँ पे फर्क इतना है कि इसमें खाली ई है और इसमें आर वाई है। देखने में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है अगर जिसने नहीं देखा हुआ पहले से ये वर्ड, तो कि स्टोरी की स्पेलिंग सही है या गलत है। ठीक है, तो ये नीचे वाला भी सही है। नीचे वाले का मतलब होता है मंजिल, यानी जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के कितनी मंजिला बिल्डिंग है, यानी 1 2 3 4 5 6, तो मंजिल को बोला जाता है स्टोरी, नीचे वाला। और ऊपर वाली स्टोरी का तो सभी को पता है कि कहानी होती है स्टोरी। इसके बाद अंतिम है वेकेशन और वोकेशन, यहाँ पे ए है यहाँ पे ओ है, बस यहाँ पे वोकेशन है, ये वेकेशन है। वेकेशन का मतलब अवकाश, ठीक है, वेकेशन का मतलब अवकाश, वोकेशन का मतलब व्यवसाय या कोई प्रोफेशन, व्यवसाय या कोई प्रोफेशन। तो ये 49 तक हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब करा दिया एलडीसी के लिए, ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये वीडियो मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक रहेगा उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सभी।